हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 जिसका नाम है एपी। एपी की फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो एपी होती क्या है पहले हमें ये पता करना होगा। तो एपी एक ऐसी प्रोग्रेशन है इन विच एवरी टर्म आफ्टर फर्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, और उस कांस्टेंट वैल्यू को क्या कहते हैं हम? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट टर्म के बाद जितनी भी टर्म्स होगी, मान लेते हैं 3, 5, 7, इसे ले जाते हैं इन्फिनिटी तक। तो क्या हुआ, इसमें कहा है कि एपी एक ऐसी प्रोग्रेशन है। प्रोग्रेशन मतलब एक ऐसी सीरीज बना रही है जिसके अंदर फर्स्ट वैल्यू के बाद जितनी भी वैल्यू ऑब्टेन्ड होगी उनमें एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड होगी। जैसे 1 में हमने क्या ऐड करा? +2। ठीक है, 3 से 5 गए तो हम कितना ऐड करा हमने? +2। 5 से 7 गए तो +2। सब में +2 ऐड हो रहा है ना, इसका मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू है +2, जिसे हम क्या कहेंगे? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि एक प्रोग्रेशन इन विच डिफरेंस बिटवीन एनी टर्म एंड इट प्रीडिसीसर मतलब अगली टर्म, इन दोनों का डिफरेंस भी कांस्टेंट रहना चाहिए। कोई भी दो टर्म्स उठा ले, जैसे इन दोनों को उठा ले, इन दोनों को उठा ले, करके देखते हैं इसको भी। जैसे 5 - 3 क्या आया? 2 आया ना। ऐसे ही 7 - 5 करते हैं अब। 7 - 5 ये भी 2 आया। इसका मतलब क्या है? ये एक एपी थी। ठीक है, क्या हो गया? दिस इज एन एपी। तो हमने इसमें क्या पढ़ा है? अगर कॉमन डिफरेंस सेम होगा टर्म्स का या कांस्टेंट होगा तो वो क्या फॉर्म करेगी? एक एपी फॉर्म करेगी। ठीक है, हमने एपी की डेफिनेशन समझ ली। अब इसे थोड़ा सा एक बार एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं कुछ भी। 1, 2, 3, 4 अप टू 100। ठीक है, तो इसमें हमें पता कैसे चलेगा एपी है ये? हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि कॉमन डिफरेंस सेम हो या कांस्टेंट हो। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं कॉमन डिफरेंस। तो पहले कॉमन डिफरेंस को मान लेते हैं D1। टर्म्स कोई भी दो टर्म्स ले लेते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड ले लेते हैं। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो क्या आ गया? 1। एक और चेक कर लेते हैं, कौन सी लेते हैं? फोर्थ और थर्ड ले लेते हैं। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, क्या आया? 1। जैसे ही सोल्व करा हमें क्या निकल के आया? 1 वैल्यू आई दोनों की। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर इट इज एन एपी। क्या हो गई? ये एक एपी है। ठीक है, ये हमने एक तरह से प्रूव कर लिया कि जो हमारी एक गिवन नंबर ऑफ सीरीज थी ये एक एपी है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एपी कि एपी की कितनी टाइप्स होती है। क्या देखना है? टाइप्स ऑफ एपी। ठीक है, कितनी टाइप्स होती है? 2 टाइप्स होती है एपी की। फर्स्ट फाइनाइट एपी एंड सेकंड इनफाइनाइट एपी। क्या? इनफाइनाइट एपी। ठीक है, फाइनाइट एपी किसे कहते हैं? अब फाइनाइट एपी होती है द एपी विच हैज फाइनाइट टर्म्स। मीन्स जिस एपी में फाइनाइट टर्म्स हो, मतलब हमें पता है उसके अंदर फाइंड हम कर सकते हैं कि कितनी टर्म्स है उस एपी के अंदर। ठीक है, तो एग्जांपल देख लेते हैं फाइनाइट एपी का। जैसे 2, 4, 6, 8 अप टू 40। तो हम इसमें पता कर सकते हैं कि कितनी टर्म्स होंगी। क्यों? ये 2 से स्टार्ट हुई थी और 40 पे एंड हो गई। ठीक है, इसको कहेंगे हम फाइनाइट एपी। अब देख लेते हैं इनफाइनाइट एपी किसे कहते हैं।
द AP which has infinite terms, एक AP जिसमें इनफाइनाइट टर्म्स है, मतलब हम पता ही नहीं लगा सकते कि कितनी टर्म्स होंगी। एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8 एंड अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसके अंदर हम पता नहीं लगा सकते ना कितनी टर्म्स आएगी, तो ये एग्जाम्पल है इनफाइनाइट एपी का। ठीक है, अब हम देखते हैं जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एपी कैसे लिखते हैं। ठीक है, कि एपी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म एपी की होती है ए। इसके बाद हम क्या करते हैं, सेकेंड टर्म लिखने के लिए इसमें कॉमन डिफरेंस प्लस कर देते हैं ना। थर्ड टर्म निकालने के लिए क्या करते हैं, ए प्लस डी। ये तो हमारी सेकेंड टर्म थी, इसमें एक और बार कॉमन डिफरेंस प्लस कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद फोर्थ टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ए प्लस 2d प्लस डी। ये 2d कैसे हुआ, थर्ड टर्म प्लस डी। थर्ड टर्म क्या होगी, ये पूरी थी a प्लस डी, तो ये क्या बन जाएगा a प्लस 2d। ठीक है, तो ये हमने थर्ड टर्म लिख दी, इसमें प्लस डी कर दिया, एंड सो ऑन। ठीक है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, सो ऑन। तो ये क्या थी हमारी फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थी हमारी थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, एंड सो ऑन। तो ये जो हमारा निकल के आए, ये है हमारी जर्नल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एपी। ठीक है, तो अब जर्नल इक्वेशन हमने रिप्रेजेंटेशन देख ली कि एपी की कैसी होती है। अब हम इसमें कुछ फॉर्मूला यूज होते हैं, तो वो देख लेते हैं। तो पहला फॉर्मूला क्या होता है हमारा, nth टर्म निकालने का, क्या करने का, nth टर्म फाइंड करने का, nth टर्म के लिए। ठीक है, इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं nth टर्म को, an से। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, जिसमें an क्या होता है, nth टर्म, a क्या होता है, फर्स्ट टर्म, n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, एंड d क्या होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इसके बाद एक और फॉर्मूला आता है, ये क्या है, सम ऑफ टर्म्स ऑफ एपी, एपी की टर्म्स का सम निकालने का। इसका क्या है, n डिवाइडेड बाय 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक तो हो गया ये, इसके साथ एक और भी होता है, वो क्या है, n/2 a प्लस l। ठीक है, इसमें n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। a क्या था हमारा, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, n यहाँ लिख दिया हमने n का, तो n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। उसके बाद d क्या होता है हमारा, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं, n का तो हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, a का हो गया फर्स्ट टर्म, यहाँ l क्या होता है हमारा, लास्ट टर्म। क्या होता है l, लास्ट टर्म। ठीक है, नोट करें इसे।
अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या दे रखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन एपी एंड वाई। ठीक है भाई, हमें पता करना है एपी है और क्यों है। इसका पार्ट 1 दिया हमें, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, मतलब 15 रुपये लेगा 1 किलोमीटर के, पहले 1 किलोमीटर के। ठीक है, एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। इसका मतलब 1 किलोमीटर के बाद जितना भी किलोमीटर हम चलेंगे उसमें 8 रुपये लेगा वो हर किलोमीटर के। ठीक है, इसका मतलब फर्स्ट किलोमीटर के कितने लेगा वो, 15 रुपये। उसके बाद हर किलोमीटर के कितने लेगा, +8, तो ये हो गया 23। ये किसका है, अगर हम 2 किलोमीटर चले। ठीक है, उसके बाद एक और किलोमीटर आगे बढ़ते हैं तो फिर कितना लेगा, 8 रुपये, तो ये कितना हो जाएगा 31 फॉर थर्ड किलोमीटर। ठीक है, एक और किलोमीटर चलते हैं तो ये हो गया 39 किसके लिए, फोर्थ किलोमीटर, एंड सो ऑन। ऐसा ही होगा ना कि भाई फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो उसने 15 रुपये लिए, लिख देते हैं रुपीज़। उसके बाद हर किलोमीटर के कितने लेगा वो, 8 रुपये। इसका मतलब हमने +8 करना है। अगर हम 2 किलोमीटर चलेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर का फेयर 23 रुपये। ठीक है, उसके बाद थर्ड किलोमीटर के लिए 31, फोर्थ किलोमीटर के लिए 39। ठीक है, चेक कर लेते हैं, कोई भी 2 टर्म उठा लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं 23 ले लेते हैं पहले, 23 माइनस उससे पहली वाली टर्म क्या थी, 15, क्या आया माइनस करने पे, 8 आ गया। उसके बाद वाली ले लेते हैं 31 माइनस 23, तो इनका डिफरेंस कितना आया, 8। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस है, क्या है, कॉमन डिफरेंस इज सेम। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस सेम है तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, तो ये क्या फॉर्म करेगी, एक एपी, देयरफॉर इट इज एन एपी। समझ में आ गया ना सबको। इसमें हमने क्या बताया कि पहले किलोमीटर की एक टैक्सी 15 रुपये लेती है और उसके बाद जितने भी 1 किलोमीटर हम लेंगे उनके 8-8 रुपये लेगी। ठीक है, तो वही हमने लिखा और कॉमन डिफरेंस हमने चेक कर लिया, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म को करके और थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से माइनस करके। ठीक है, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम आया तो हम कह सकते हैं ये एक एपी है। ठीक है, अब हम करते हैं पार्ट बी। इसमें क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट द टाइम। मतलब कोई एक सिलेंडर है, जैसे ये मान लेते हैं एक सिलेंडर है। ठीक है, इसके अंदर से एक पंप 1/4 रिमूव कर देगा। ठीक है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसके अंदर हम मान लेते हैं 1 यूनिट। ठीक है, हम मान लेते हैं एक सिलेंडर है जिसके अंदर 1 यूनिट गैस भरी हुई है। ठीक है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, पहली बार हमने रिमूव करी 1 यूनिट में से 1/4, तो ये कितनी हो जाएगी, 3/4। ठीक है, उसके बाद सेकेंड टाइम रिमूव करते हैं। ठीक है, सेकेंड टाइम रिमूव करी, फर्स्ट टाइम। ठीक है, सेकेंड टाइम में क्या होगा, 3/4 में से हम माइनस करेंगे 1/4 ऑफ द रिमेनिंग। इसका मतलब 1/4 इंटू 1/4, ये क्या है, 1/4 ऑफ द रिमेनिंग। ठीक है, यही इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें रिमेंबर करनी है कि जो भी गैस बची है 1/4 उसकी निकलेगी। ठीक है, तो जो भी हमारी वैल्यू निकलेगी फर्स्ट में से उसमें से माइनस होगी 1/4 ऑफ द रिमेनिंग। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा 3/4 माइनस 3/16, एलसीएम 16 आ गया, तो ये हो गया
4 3 ज़ा 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 9/16। तो ये वैल्यू आ गई हमारी सेकंड, ये आ गई हमारी फर्स्ट। अब हम करते हैं थर्ड टाइम। इसमें क्या करेंगे, 9/16 माइनस 1/4 ऑफ द रिमेनिंग, ये हमने 1/4 ऑफ द रिमेनिंग लिख दिया। ये क्या हो जाएगा, 9/16 माइनस, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 9/64। अब इसका हमें एलसीएम लेना है, तो एलसीएम क्या हो गया 64, ठीक है। 16 4 जा था ये, तो इसका मतलब 9 4 जा 36 माइनस 9, तो ये आ गया 27/64। ये आ गया हमारी थर्ड टाइम की वैल्यू, ठीक है। तो अब इनका कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। कॉमन डिफरेंस किसका, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट, ठीक है। क्या थी हमारी सेकेंड टर्म 9/16 माइनस फर्स्ट टर्म क्या थी हमारी 3/4, तो माइनस 3/4। एलसीएम आ गया 16, तो ये 9 माइनस 4 3 ज़ा 12, तो ये आ गया माइनस 3/16, ठीक है। पहला डी आ गया हमारा, D1 मान लेते हैं इसे। अब हम निकालते हैं थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ठीक है। तो थर्ड टर्म क्या थी हमारी 27/64 माइनस सेकेंड टर्म क्या थी 9/16, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं, 64 आ जाएगा, तो ये हो गया 27 माइनस 4 9 ज़ा 36, तो ये कितना हो गया 9/64। तो हम देख रहे हैं हमारा तो ये डिफरेंट आ गया, ये माइनस होगा, सॉरी माइनस, ठीक है। हम देख रहे हैं ये दोनों तो मैच ही नहीं कर रहे, दोनों डिफरेंट आ गए। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, सिंस D1, इसे मान लेते हैं D2, D1 इज नॉट इक्वल टू D2, therefore it is not an AP, ठीक है। ये एक AP नहीं फॉर्म कर रहा, ठीक है। अब देखते हैं सी पार्ट, ठीक है। इसमें क्या है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost ₹150 for first meter and rises by ₹50 for each subsequent meter। मतलब क्या है कि हमें एक वेल डिग करना है, ठीक है, जिसमें पहला मीटर जो खुदेगा, जो हम पहला मीटर खोदेंगे उसकी कॉस्ट होगी 150 रुपये, और उसके बाद जो भी अगला खोदते जाएंगे उसकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी 50 रुपये, ठीक है। इसका मतलब 150 रुपये फॉर फर्स्ट मीटर, ठीक है। उसके बाद अगर हम 2 मीटर खोदेंगे तो कितना हो जाएगा +50, तो ये हो गया 200 रुपये। 3 मीटर डिग करेंगे तो कितना हो जाएगा +50, ये हो जाएगा 250। फिर हमें करना है 4 मीटर डिग, तो फिर से +50, तो ये कितना हो जाएगा 300 एंड सो ऑन। जितना भी हमें डिग करना है इस हिसाब से हमारी कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। भाई एपी चेक करने के लिए क्या निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो D1 मान लेते हैं पहले कॉमन डिफरेंस को। किसका निकालते हैं, सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का, सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म। तो क्या हो गई 200 माइनस 150, क्या आया 50, ठीक है। अब निकालते हैं D2, निकाल के देख लेते हैं सेकेंड कॉमन डिफरेंस। किसका निकालें, थर्ड माइनस सेकेंड कर लेते हैं। तो क्या आया, थर्ड क्या थी 250 माइनस सेकेंड टर्म, माइनस क्या आया सेकेंड टर्म 200,
तो इसका क्या आया 50 आया। ऐसे ही एक बार थर्ड भी चेक कर लेते हैं। तो थर्ड का क्या करेंगे चेक करने के लिए, फोर्थ माइनस थर्ड टर्म। तो फोर्थ टर्म क्या थी 400 और थर्ड 400 नहीं 300 माइनस 250, तो ये भी आया 50। तो हमने देखा D1 D2 D3 तीनों क्या है हमारे 50। इसका मतलब हमारा कॉमन डिफरेंस इज सेम, ठीक है। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, इट इज एन AP, ठीक है। अब हम करते हैं पार्ट डी। पार्ट डी में क्या लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ मनी इन एन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम, ठीक है। तो इसमें हमें एक सीरीज जनरेट करनी पड़ेगी जिसमें हमें क्या दे रखा है, एक बैंक अकाउंट है उसमें हमने 10,000 रुपये डाले और 8% उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, पर एनम। तो एक सीरीज कैसे बनेगी, 10,000 अमाउंट था हमारे पास, ठीक है। उसका फर्स्ट ईयर में कितना हो जाएगा 10,000 प्लस 8% ब्याज। तो 8% ब्याज कितना होगा 10,000 का, इंटू 10,000 इंटू 8%। तो ये 2 0 कट गई, कितना हो गया 800। तो ये कितना हो जाएगा 10800 रुपीज़, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकेंड ईयर में कितना हो जाएगा ये। तो जो भी हमारा ये अमाउंट आ रखा है इसके ऊपर 8% इंटरेस्ट और लगा दो। तो इसका 8% कितना हो जाएगा 10800 का 8%, 2 0 से 2 0 कट गई, 8 से मल्टीप्लाई करते हैं 108 को, तो ये कितना हो गया 64,8। तो ये हो जाएगा 10800 में प्लस, तो ये कितना हो जाएगा अमाउंट हमारा 64,886,11। तो ये हो जाएगा हमारा अमाउंट 1664, ठीक है। 3 अमाउंट आ गया हमारे पास कि ये हमने डिपॉजिट करा, फर्स्ट ईयर में ये इतना हो गया और सेकेंड ईयर में इतना हो गया। तो अब हम क्या निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। कॉमन डिफरेंस निकाल के चेक कर लेते हैं कि ये AP होगी कि नहीं होगी। कॉमन डिफरेंस पहले को मान लेते हैं D1। तो क्या हो गया हमारा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो क्या हो गई 10, सेकेंड टर्म क्या थी 10800 माइनस 10,000, तो ये आ गया 800। दूसरा कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं जिसमें क्या होगी थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो ये कितनी हो गई 11664 माइनस 10800, तो कितनी हो जाएगी माइनस होके 64 बचा 8, तो क्या आ गया हमारे पास 864 एंड 800। ये 2 डिफरेंस आए, इससे हम क्या कह सकते हैं D1 इज नॉट इज इक्वल टू D2, मतलब हमारे दोनों कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आए। देयरफॉर क्या है ये, इट्स नॉट एन AP। क्या है ये एक AP नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आए, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड 5.1 का, ठीक है। इसमें क्या है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स व्हेन फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलोज, ठीक है। A एंड D आपको दे रखा है और AP की फर्स्ट 4 टर्म्स पूछ रखी है, तो कैसे निकालेंगे। फर्स्ट देखते हैं इसका, A 10 दे रखा है, D भी 10 दे रखा है, इसका मतलब A इज इक्वल टू 10, ठीक है। हमने देखा था पहले फर्स्ट क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस 10 ऐड कर देंगे हम तो हमारी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी
फिर से नेक्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे तो थर्ड टर्म आ जाएगी। अगर थर्ड टर्म में फिर से कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे तो फोर्थ टर्म आ जाएगी ना। और ऐसे ही अगर हम कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाएंगे तो हम इनफाइनाइट टर्म्स निकाल सकते हैं। एक तो हो गया तरीका आपका ये। एक क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जो कि आपके इंट्रो में भी हमने बता दिया। ठीक है, इसमें क्या है ये बताया था, ये होती है nth टर्म, ये फर्स्ट टर्म, ये हमने पढ़ रखा है कॉमन डिफरेंस, और ये हो गई नंबर ऑफ टर्म्स माइनस वन। एन क्या होता है इसमें, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो हमें जैसे दे रखा है सेकेंड टर्म्स का पता करना है, सेकेंड टर्म का पता करना है, तो ये n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो हम कैसे लिख सकते हैं, a2 इज इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, और इसे कैसे लिख सकते हैं, a प्लस डी। क्यों, 2 में से माइनस 1 हो जाएगा तो क्या होगा 1। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम सेकेंड टर्म को, a प्लस डी। तो a हमें दे रखा था, सेकेंड टर्म निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a प्लस डी। तो क्या हो जाएगा, a था हमारा 10, d क्या था हमारा 10, तो 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। ठीक है, ऐसे ही थर्ड टर्म निकालने के लिए हमने लिखा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो ये क्या बन गया, a प्लस 2d बन गया ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 2d। तो a हमें बताया 10 है, प्लस 2 इंटू 10, तो ये क्या हो गया 30। इससे हमने थर्ड टर्म निकाल दी। ये क्या थी हमारी सेकेंड टर्म, ये क्या थी हमारी थर्ड टर्म। ऐसे ही फोर्थ टर्म निकाल दी हमने, a प्लस 3d, ये क्या हो जाएगी 10 प्लस 30 इज इक्वल टू 40। ये थी हमारी फोर्थ टर्म निकल गई। ऐसे ही फिफ्थ टर्म निकाल सकते हैं हम, तो उसका क्या हो जाएगा, a प्लस 4d, 10 प्लस 40 इज इक्वल टू 50। ये होगी हमारी फिफ्थ टर्म। ठीक है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो और ये फॉर्मूला यूज करके भी निकाल सकते हो। कौन सा वाला, ये वाला। ठीक है, इसे रब कर देते हैं। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन क्या आ जाएगा हमारा, 10, 20, 30, 40, 50 सो ऑन। ऐसे ही अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या दिया हमें, a की वैल्यू दी है -2 और d की 0। तो हम डायरेक्ट इसमें +0 करके भी कर सकते हैं। ये सेकंड टर्म क्या हो जाएगी हमारी -2, फिर से 0, थर्ड टर्म -2, फिर से +0, फिर से -2, फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, -2, फिर से +0 करेंगे तो ये हो गई फिफ्थ टर्म। ठीक है, सो ऑन चलती जाएगी। एक तो ऐसे निकाल लेंगे, नहीं तो सेकंड टर्म कैसे निकलते हैं, a प्लस डी। a क्या था -2 प्लस d क्या था हमारा 0, तो ये क्या हो गया -2। ऐसे ही इसमें देख लेते हैं थर्ड टर्म कैसे निकालते हैं, a प्लस 2d। a था -2 प्लस में 0, क्यों d 0 था, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो थर्ड टर्म भी हमारी आ गई -2। ऐसे ही फोर्थ टर्म के लिए a प्लस 3d, तो ये क्या हो गया -2 प्लस 0, ये भी -2। ठीक है, दोनों में से जो भी आपको सही लगे उससे निकाल लीजिए। ठीक है,
तो ये लिख देते हैं इसका सॉल्यूशन -2 -2 -2 -2 सो ऑन। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड। तो थर्ड में क्या दे रखा है हमें, ए की वैल्यू दे रखी है हमें 4 और डी की -3। तो फर्स्ट टर्म होगी 4, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी 4 - 3 1 1 में -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा -2 -5 सो ऑन। ठीक है, ठीक है ना। अब देखते हैं फोर्थ में क्या दे रखा है, ए की वैल्यू है -1, फोर्थ की है -1, डी की है 1/3। ठीक है, तो इसे करें एक बार सोल्व। क्या आ जाएगा, ए की लिख लेते हैं पहले -1, इसमें क्या है डी की वैल्यू 1/3, तो इसका 1/3 कैसे निकालेंगे, तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। -1 का प्लस में 1/3 इज इक्वल टू 3 एलसीएम आ गया, -3 + 1 इज इक्वल टू -2/3। तो इसकी वैल्यू आई 2/3 माइनस, फिर निकाल लेते हैं -2/3, तो क्या हो जाएगा प्लस में 1/3 इज इक्वल टू में -1/3। तो ये हो गया -1/3, फिर से -1/3 + 1/3 0 0। 4 टर्म से निकालनी थी तो अब इसके आगे लिख देंगे सो ऑन। ठीक है, एक तो तरीका ये वाला था, एक क्या था a + d a + 2d a + 3d। इसमें क्या होता, a -1 था, d 1/3 था, तो क्या हो गया -1 + 1/3 -1 सेकेंड टर्म के लिए 2/3 -1 + 3/3। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये +1 - 1 0, ये हो जाता 3 इधर आ गया, तो ये -3 + 2 इज इक्वल टू -1/3, और ये -3 + 1/3 -2/3। ठीक है, जो भी तरीका आपको अच्छा लगे आप उससे करें। अब देखते हैं लास्ट 5th। इसमें क्या दे रखा है हमें, ए की वैल्यू 1.25 डी -25। तो कर लेते हैं सेकेंड टर्म के लिए a + d, थर्ड के लिए a + 2d और फोर्थ के लिए a + 3d। ए की वैल्यू क्या थी 1.25, डी की वैल्यू क्या थी -0.25, देयरफॉर -0.25, तो ये हो जाएगा 1। a + 2d क्या हो जाएगा 1 + 25 -2 × 0.25 इज इक्वल टू 1.25 - 0.5 इज इक्वल टू 0.75। ठीक है, थर्ड टर्म के लिए 1.25 -3 × 0.25, ये हो जाएगा 1.25 - 0.75, ये क्या हो जाएगा 0.5। तो बस वैल्यूज लिख देते हैं, 1.75 और फोर्थ 0.5
सो ऑन। ठीक है।